अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीकली वर्कशॉप है जिसका टॉपिक है अप्लाइड कंप्यूटर विजन विद यूलो डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन, जिसके ट्रेनर हैं सर हारिस खान। मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सर मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक। मैम जवेरिया, क्या सेशन लाइव नहीं हो रहा? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पे। मैम उसमें जस्ट कंफर्मेशन ये था कि यूट्यूब का जो चैनल है उसका हमारे पास क्रेडेंशियल होना लाजमी है या वैसे हो जाएगा? सर ये कोशिश कर लें, ठीक है। मैं क्रेडेंशियल्स दे देती हूँ। कोशिश मैम ने करें कि किया सेशन है जो है ना। अच्छा। तो वो। मैम जवेरिया ने ट्राई किया लाइव करने का, कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है? यस, वो एरर आ रहा है। मैम मैंने वो किया है लाइव स्ट्रीम, लेकिन वहां पे ये आ रहा है जब सेव करती हूँ ना वो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रीम की वगैरह यूआरएल, तो फिर वहां पे आ रहा है कि अनदर लाइव स्ट्रीमिंग। काइंडली कंफर्म कर दें मैम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस जी सर, हो सर। रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीकली वर्कशॉप हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट क्विक सा एक आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आई कोड गुरु का जो मोटिव है वो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आई कोड गुरु बेसिकली एक क्राउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से लर्न करते हैं और ग्रो करते हैं। आई कोड गुरु का जो मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज़ करना, हाई टेक स्किल्स सिखाना। और आई कोड गुरु के ऊपर आपको इंटरनेशनल मेंटोर्स की जो है वो गाइडेंस मिल रही होती है। आई कोड गुरु का फोकस क्या है और आई कोड गुरु वर्क कैसे करता है? आई कोड गुरु के ऊपर आपको डेली के 20+ सेशंस हो रहे होते हैं और आई कोड गुरु पे के ऊपर एक वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं। आई कोड गुरु के ऊपर जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनमें पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, फ्री आइल्स और जीआरई की तैयारी आपको करवाई जाती है। देन उसके बाद फैंग कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना है उसके लिए आपको डीएसए, लीड कोड और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के यहाँ पे भी अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लेक्चर्स हमारे होते हैं और ये तमाम के तमाम हमारे जितने भी सेशंस हो रहे होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे पेज आई कोड ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगी और हमारे सारे सेशन वहाँ पे लाइव होते हैं। उसके बाद आई कोड गुरु की रीसेंट अचीवमेंट्स हैं। आई कोड गुरु के अंदर ऑलमोस्ट 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स और कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं आई कोड गुरु के लोग। और आई कोड गुरु बेसिकली फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए आपको तैयार करता है, जिसके अंदर मेन जो हमारा टारगेट कंट्री होता है वो होता है यूएसए। बाकी आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई कोड गुरु के ऊपर आपको इंटरनेशनल और लोकल इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए भी तैयार किया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर CS50X पजल डे के नाम से एक कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर आई कोड गुरु की 259 टीम्स ने 9 बाय 9 पजल्स सॉल्व किए थे। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 के अंदर एक कोड इन प्लेस का कंपटीशन होता है, जिसके अंदर आई कोड गुरु के 240 प्लस मेंटोर्स सेलेक्ट हुए थे। और इसके बाद 3 आई कोड गुरु के मेंबर्स 320 ग्लोबल सिलेक्शंस फॉर द MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के अंदर भी सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद आई कोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने गूगल कोड जैम 2023 के अंदर जो हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आई कोड गुरु के 3 इंटर्न्स जो हैं वो इतिहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर अबू धाबी के अंदर इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। उसके बाद ये कुछ उन स्कॉलरशिप होल्डर्स की प्रोफाइल है जो यूनिवर्सिटीज़ जिन जिन यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते थे, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बैरिया यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। उसके बाद उन स्कॉलरशिप होल्डर्स की जो प्रोफाइल थी वो थी उनकी CGPA की जो रेंज थी 3.1 से लेकर 3.8, आइल्स की रेंज से 6.5 से लेकर 7.5। पब्लिकेशंस उनकी बिल्कुल नहीं थी, GRE उनके पास नहीं था, स्टडी गैप उनका 1 से 15 साल का था और 100% फ़ी वेवियर थी। स्कॉलरशिप जो उनको मंथली मिल रही थी वो 1100 से $3000 पर मंथ, और बैंक स्टेटमेंट उसको उनको किसी भी किस्म की कोई रिक्वायर्ड नहीं थी, ज़ीरो थी बैंक स्टेटमेंट। आई कोड गुरु की कम्युनिटी 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 7 हज़ार मेंबर पे मुश्तमिल थी, जो कि अब इंक्रीज़ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के अंदर ऑलमोस्ट 35,000 प्लस हो चुकी है।
जिसके अंदर 167 प्लस टीचिंग असिस्टेंट स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में सेलेक्ट हुए हैं, और हार्वर्ड प्रेजेंट डे के अंदर 259 टीम्स जो हैं वो सेलेक्ट हुई हैं। उसके बाद ये एक पाई चार्ट है जो बताता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं। 2022 के अंदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कायद अवाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी। 2023 के अंदर यूटी टेक्सला, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और 2024 के अंदर कायद अवाम यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्तान यूनिवर्सिटी, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बैरिया यूनिवर्सिटी, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद शामिल है। ये था आई कोड गुरु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई कोड गुरु को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं www.icode.guru/join, और आप हमारे फेसबुक पेज आई कोड गुरु को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर हारिस, अब सेक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। ओवर टू यू। Yes, sir, let me share my screen. अच्छा, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। अच्छा, आवाज भी क्लियर है? जी सर, आवाज़ भी क्लियर है। गुड। तो हम आज का वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। आज का वर्कशॉप में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस पर कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर विजन क्या चीज़ है, और इसके बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम की तरफ मूव करेंगे और उससे हैंड्स ऑन डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन करेंगे। तो ये आज का ब्रीफ एजेंडा है हमारे वर्कशॉप का। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर विजन आ जाता है। कंप्यूटर विजन को आप लोग समझते ही होंगे। कंप्यूटर विजन का मतलब है कि कंप्यूटर जो विजुअल डेटा है उसको अंडरस्टैंड करे और उस पर मीनिंगफुल डिसीजन करे। मीन्स के इससे पहले जो था वो हम सिर्फ टेक्स्ट को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन अभी कंप्यूटर विजन के जरिए हम इमेजेस वगैरह को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कंप्यूटर विजन के खित्ते में आता है। तो कंप्यूटर विजन का जो स्टार्ट है वो तकरीबन 1960s से हुआ है। जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ टाइम्स पे इन पे काम किया है, और अभी तक हमारे जितने एडवांसमेंट है वो टाइम बाय टाइम हुए हैं इसमें। अच्छा, कंप्यूटर विजन इससे पहले भी था, इसमें बहुत काम हो रहा था, लेकिन जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग हमारे पास आ गया तो इसने एक बूम पकड़ लिया, क्योंकि ये हमारे पास उसी प्रॉब्लम को सही तरह सॉल्व कर रहा था। इससे पहले हमारे पास जो एल्गोरिदम्स थे, जो हमारे पास चीज़ें थे, कंप्यूटर विजन के जो टूल्स थे वो जो यूटिलाइज हो रहे थे वो हैंडमेड थे। मीन्स के वो मैनुअल थे मोस्ट। तो जिस तरह हमारे पास डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इस वजह से इसने कंप्यूटर विजन ने बहुत बूम हासिल किया और एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बन गया। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि इस इनका स्टार्ट हुआ 1966 से। एक साइंटिस्ट था एमआईटी का, जिसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट की था, समर विजन प्रोजेक्ट, जिसका एम था कि मैं सीन्स को एनालाइज करूं और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करूं। तो उस टाइम पे तो ये बहुत मतलब बिल्कुल इनएक्यूरेट, लेकिन एक स्टार्ट मिल गया है कंप्यूटर विजन को। फिर मुख्तलिफ टाइम्स पे मुख्तलिफ स्टडीज इसमें हुए। जिस सन 70s में इसमें एमआईटी के साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, और उसको जो डेविड मार है, उसको एक न्यूरो साइंटिस्ट था एमआईटी का, उसने इस
कंप्यूटर विजन के जो कोर कंसेप्ट थे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उस पे काम किया, तो इस वजह से उसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर विजन भी कहा जाता है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास डीप लर्निंग आ गया है, तो उस वजह से कंप्यूटर विजन में बहुत बूम आ गया। और मीन्स के लोग रियल टाइम जो प्रॉब्लम थे वो कंप्यूटर विजन से सॉल्व करने लगे। ये नीचे हमारे पास एक ये चार्ट शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास एरर शो हो रहा है कि ह्यूमन का जो एरर है वो हमारे पास प्लस जो 5% तक है। और जो हमारे पास पहला जो एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस हुआ था वो तकरीबन डीप लर्निंग, तो वो 15% अराउंड 15% उसके एरर था। फिर एडवांसमेंट होते होते हमारे पास ये नया 2015 में इसको इसने ह्यूमन जो एरर है उसको सरपास किया। मींस के ह्यूमन से भी अब मशीन कम एरर देता है। मींस के मशीन मोर एक्यूरेट देन ह्यूमन है हमारे पास। अच्छा, जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर विजन है वो मोस्टली डीप लर्निंग पे रिलाई करता है। और ये काम किस तरह करता है, बेसिकली हमारे पास इसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस एक चीज़ के दिए जाते हैं। वो उस इमेजेस में से पैटर्न्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करके और क्लासिफिकेशन या डिटेक्शन जो भी चीज़ है वो परफॉर्म करता है। मींस के अलॉट ऑफ इमेजेस से वो पैटर्न हासिल कर लेता है कि सपोज एक हमारे पास एक केट है, तो वो सब में से डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो केट का कान है ये सब में कॉमन है। इस तरह हिडन फीचर्स जो ह्यूमनली इंटरप्रेटेबल नहीं है वो उनसे कैप्चर कर लेता है। तो उस बिना पर ये मशीन को अपने वेट्स वगैरह को ट्रेन करके ये ट्रेन हो जाता है, तो उस स्पेसिफिक काम के लिए। अच्छा, हमारे पास जो हम इमेज देख रहे हैं वो इस तरह लोग जिस तरह ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास सिर्फ इस तरह हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स जाता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट जाता है। मींस के एक मैट्रिक्स जाता है, उसमें पिक्सल के वैल्यूज होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डीप लर्निंग ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया जो हमारे पास कंप्यूटर विजन है उसको। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मोस्टली जो आजकल के जो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स है वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है वो यूज़ करता है। तो डीप लर्निंग को हम थोड़ा देख लेते हैं। डीप लर्निंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास डीप लर्निंग में न्यूरॉन होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डीप लर्निंग है ये हमारे ब्रेन से इंस्पायर हुआ है। मींस के हमारा ब्रेन जिस तरह काम करता है उसी तरीके को इधर आर्टिफिशियली मिमिक किया गया है कि किस तरह ब्रेन डिसीजन लेता है, इसी तरह ये चीज़ भी कंप्यूटर भी डिसीजन ले। तो इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं और मुख्तलिफ लेयर्स होती है, तो उसमें हमारे पास ये डिसीजन लिया जाता है। और ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और इसको इंटरप्रेट करना अभी तक इम्पॉसिबल है। एक ब्लैक बॉक्स की तरह आप ये नहीं बता सकते कि कंप्यूटर ने स्केट को क्लासिफाई किया वो किस चीज़ के बेस पे किया है। तो ये एक ब्लैक बॉक्स चीज़ है हमारे पास। तो इसमें मुख्तलिफ लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर में हम इमेज जो डेटा है वो हम एम्बेड करते हैं। फिर हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है होता है, हमारे पास तीन लेयर्स बेसिकली हमारे पास होती है। एक हमारे पास इनपुट, एक हमारे पास हिडन लेयर। हिडन लेयर उसमें बहुत से लेयर्स होते हैं, और एक हमारे पास आउटपुट लेयर होते हैं। हिडन लेयर्स में हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, जिसमें मीन्स हमारे पास हर फेस पे या हर लेयर पे हमारे पास मुख्तलिफ
फीचर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इमेजेस से। ये आप देख ले, हमारे पास फर्स्ट लेयर में एजेस वगैरह वो फीचर एक्सट्रैक्ट हुए हैं। सेकंड लेयर में हमारे पास फिर उस एजेस से एक चीज बनाया गया है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि फेस को बनाया गया है। फिर लास्ट लेयर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक फेस, फुल फेस बनाया गया है, और आउटपुट लेयर में इस तरह हमारे पास वो चलाया जाता है, क्लासीफाई होता है या डिटेक्ट या जो भी चीज़ है हमारा रिजल्ट शो हो जाते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास इमेज को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास तीन चार चीज़ें हैं इमेज को। फर्स्ट चीज़ ये है हमारे पास कि इमेज में क्या है, इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम उसको कहते हैं कि इमेज को कैटेगराइज करते हैं। सपोज कि ये जो इमेज है ये हमारे पास कैट का है या डॉग का है, सिंपल, बस यही हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है। दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। यह है कि हमारे पास इमेज है, लेकिन इमेज में जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कैट है, तो ये लोकलाइज हुआ है, तो ये लोकलाइजेशन और क्लासिफिकेशन दोनों चीज इसमें आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लोकलाइज भी हुआ है। और यही चीज डिटेक्शन, दोनों सेम चीज है, लेकिन इसमें ये एक ऑब्जेक्ट, और जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो रहे तो उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो इस तरह मल्टीपल इंस्टेंसेस, जो हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं इमेज में, वो जो डिटेक्ट करता है और जो लोकलाइज और क्लासिफाई दोनों चीजें जब कर लेते हैं तो ये हमारे पास डिटेक्शन आ जाता है। और तीसरी चीज हमारे पास है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमारे पास ये है कि अभी आप देख ले, यहाँ पर डिटेक्शन में हमारे पास ब्रॉडर व्यू को हमने किया है कि हमारे पास ये डॉग है, लेकिन डॉग के साथ हमारे पास ये एग्जैक्ट पिक्सल नहीं है, और चीज़ें भी हमारे पास डॉग के आ रहे, जिस तरह इधर ये आप देख ले डक आ रहे हैं इसमें, तो मीन्स के और पिक्सल या और डेटा भी हमारे पास इसमें आता है। लेकिन सेगमेंटेशन हमारे उसी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट जो पिक्सल है उसको हमारे पास ले आता है, कि उसके ऊपर एक मास्क सा अप्लाई करते हैं कि ये जो है ये आपके एग्जैक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पिक्सल्स हैं। तो ये हमारे पास सेगमेंटेशन है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, तो कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशन से तो आप लोग सब इंफॉर्म होंगे, क्योंकि हमारे पास वाइडली यूज होता है। जिस तरह क्यूआर कोड है हमारे पास, फेस डिटेक्शन है हमारे पास, ये फेशियल एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमारे पास एप्लीकेशन में आते हैं कंप्यूटर विजन के। और मोस्ट ऑफ, जिस तरह आप लोग स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें आते हैं। अच्छा, ये एक और एप्लीकेशन हमारे पास, ये गूगल फोटोज है, गूगल लेंस है, फेस रिकॉग्निशन, ये जियो लोकलाइजेशन फ्रॉम विजन, जो इमेज से हमें बताता है कि ये कौन सी जगह है। और दूसरी हमारे पास वर्चुअल रियलिटी और ये ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें कंप्यूटर विजन यूज होता है। अच्छा, डिटेक्शन ये सब वही चीज़ है कि जिस तरह हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज कार या जो चीज़ है उनको एनालाइज करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कंप्यूटर विजन को यूज़ करता है, जो माइनर सी माइनर भी डेंट वगैरह या जो भी चीज़ है वो उसमें डिटेक्ट कर ले। इस तरह हमारे पास मेडिकल में जिस तरह यूज होता है फॉर जो मशीन ऑपरेशन और जो रोबोटिक ऑपरेशन होते हैं उसमें यूज होता है, रोबोट गाइडेड सर्जरीज में जिस तरह, और इमेज क्लासिफिकेशन जिस तरह हमारे पास सपोज अगर कैंसेरियस ट्यूमर को क्लासिफाई या सेगमेंट करना, तो ये सब हमारे पास कंप्यूटर विजन के यूजेस है। और एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है सेल्फ ड्राइविंग कार, जिस तरह टेस्ला, वो सब मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंप्यूटर विजन पे रिलाई करते हैं, और हमारे पास हेल्पर सेंसर पर रिलाई करते हैं। तो
जो आगे का परसेप्शन है, जो रोड है हमारे पास या और इर्द गिर्द इनके चीजें हैं, उसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब हम यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं योलो, एक स्टेट ऑफ द आर्ट। जी सर। जी सर, इलियास आपका कोई क्वेश्चन है? सर अगर आप बोले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप चैट में बताएं, क्योंकि आपका आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, तो हम आज पढ़ेंगे, जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी करेंगे उस पे। वो हमारे पास येलो है, यू ओनली लुक वंस, ये एक एल्गोरिदम है हमारे पास, जो हमारे पास 2016 में आया था। और इसने, जिस तरह डीप लर्निंग ने हमारे पास एआई का एक रुख बदल दिया, इस तरह येलो ने भी हमारे पास ये कंप्यूटर विजन में एक ब्रेक थ्रू कर लिया। अच्छा, तो येलो के आने से पहले हमारे पास अ, क्या चीज़ें यूज़ हो रही थी? अच्छा, इससे पहले हमारे पास डीप लर्निंग जो जब 2012 में आया, तो उसके बाद जो, मेरी आवाज़ सही है? यस जी सर। सर, ओके। आपकी ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है। और कि इंटरनेट का इशू था, इसलिए मैंने पूछा। सर ठीक है। इलियास का क्वेश्चन है सर। जी सर, आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपका आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने कंटिन्यू कर लिया। जी सर, चैट में सर इलियास। जी सर, आप बताइए क्वेश्चन। सर चैट में क्वेश्चन है, हाउ इज VR एंड AR पार्ट ऑफ CV? अच्छा। अच्छा, वीआर और एआर में हमारे पास कंप्यूटर विजन का, ये जिस तरह हमारे पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम होता है, जिस तरह एनएलपी है और एनएलपी है, हमारे पास कंप्यूटर विजन है और रोबोटिक्स वगैरह है। तो इस तरह कंप्यूटर विजन भी हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड में तकसीम होते हैं। जिस तरह हमारे पास 3D विजन है, वीआर है, और इस तरह और भी है। तो वीआर में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि जो हमारे पास जो लोकेशन है, उसको बताने के लिए कि किस यूज़र से किस लोकेशन पे हम ये चीज़ को डिस्प्ले करें। और मीन्स जो सेंसर वगैरह है, उसको कंप्यूट करके कंप्यूटर विजन को यूज़ करके एक कस्टमाइज व्यू देना यूज़र को। तो और दूसरी बात यह है, इसका मेरा स्टडी डीप नहीं है इसमें, लेकिन कंप्यूटर विजन, वीआर और इसमें भी मोस्टली यूज होता है। अच्छा, तो सर क्लियर हो गए आपको? अच्छा, हम स्टार्ट कर मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास योलो के आने से पहले हमारे पास कुछ और एल्गोरिदम्स थे। जिस तरह डीप लर्निंग 2012 में आया, तो उसके बाद इस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन वगैरह पे काम शुरू हो गए। तो पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम जो हमारे पास आता है, वो है RCNN। इससे पहले भी था, जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो जो हमारे पास काम करता था, कि एक हमारे पास सपोज एक इमेज है, एक
इमेज है इस तरह, इसमें इस तरह एक ऑब्जेक्ट है सपोज, तो वो इस तरह एक फ्रेम ले लेता था, एक फ्रेम ले लेता और इसको थ्रू आउट द पिक्चर इस तरह मूव करता था और चेक करता था कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये मीन्स के ये एक इमेज में हमारे पास अबाउट 22,000 और इस तरह 1000 टाइम ये चेक करता था, जो बहुत ही स्लो था और एक्यूरेसी भी इतनी फाइन नहीं थी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फास्टर RCNN। फास्टर RCNN ने इसको थोड़ा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। हमारे पास इसमें जो स्लाइडिंग जो था वो जिधर इमेज सर्च करना उसको बेसिकली दो तीन चीजें थे हमारे पास। एक था कि प्रोपोज रीजन के इमेज को कहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर सर्च किया जाए। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्लाइडिंग विंडो इमेज को स्लाइड किया जाता था, सॉरी फ्रेम को कर्नल को स्लाइड किया जाता था पूरे इमेज पर कि कहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिस तरह इस पार्ट में हमारे पास किया होता है। फिर जिस तरह सपोज इसने ये जी इस तरह आपका कोई क्वेश्चन? तो अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, जो पहले मैंने एल्गोरिदम की बात किया तो वो हमारे पास विंडो को स्लाइड करके इमेज पर और वहाँ एक एक जगह पर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन हमारे पास जो RCNN है उसमें हमारे पास फिर जो आया था, हमने उसमें सेलेक्टिव जगह वो बताते थे कि मीन्स मुख्तलिफ कि आप इस जगह पर सर्च करते, इस जगह पर सर्च करते। तो मीन्स के हमारे पास फर्स्ट जो लेयर था उसमें हमारे पास वो रिकमेंड करता था कि आप इस जगह पर ऑब्जेक्ट को सर्च करते थे, जो अराउंड 2000 और मोर हमारे पास इमेज में जगह बताते थे कि इस चीज में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जिस तरह हमारे पास इसमें फिर तो ये जब 2000 एरिया सजेस्ट करते थे कि इमेज में आप इधर ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, तो फिर एक एक जगह पर हमारे पास CNN एल्गोरिदम चलता था, उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करता था और फिर आगे जाता था, कंपेयर करता कि रिजल्ट एक्यूरेट है कि नहीं। तो एक बहुत कंप्यूटेशनली हैवी और स्लो प्रोसेस था हमारे पास। फिर हमारे पास फास्ट RCNN आता है। इसमें भी हमारे पास इस तरह जो सर्च का एल्गोरिदम था वो थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। वो उसने अगर पहले वो 2000 जगह बताते थे कि इसमें आप सर्च करें, तो फिर वो हमारे पास 1000 या 800 जगह बताने लगे कि ये है। तो इस तरह ऑप्टिमाइजेशन होती रहती थी इसमें। फिर 2016 में हमारे पास 2016 में हमारे पास योलो आ गया। ये जो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन और पोज एस्टिमेशन के लिए यूज होता था। इसकी जो पहले इसका जो वर्जन था वो इतना मींस इतना एक्यूरेट और जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसके जो बाद में आने वाले जो वर्जन है वो बहुत ही मींस यूजफुल थे और रियल टाइम के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये एक्यूरेट भी थे और फास्ट भी थे। कंप्यूटेशनली इनका जो लोड था वो कम था हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एवोल्यूशन है कि ये लो किस तरह एवोल्यूशन हुई है इसके थ्रू। जून 16 में हमारे पास इनका जो येलो V1 आ गया, फिर इस तरह V2 और मार्च में हमारे पास 2018 में ये गया। फिर हमारे पास ये येलो V5, ये एक मीन्स जो
मोस्ट स्टेबल कंसिडर किया जा रहा था उस टाइम में। फिर हमारे पास ये और वर्जन आ रहे, फिर हमारे पास येलो V8 आ गया 2023 में, जो अभी तक यूज हो रहा है। वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और बिल्कुल एक मेच्योर एल्गोरिथम है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द रियल टाइम जो एप्लीकेशन में यूज होता है वो हमारे पास येलो V8 यूज होता है। इसका जो मीन्स के इसका जो एक्यूरेसी है, इसका स्पीड है, वो सब कुछ एक मीन्स एक अच्छी है जो कंपनीज या लोकल पीपल इस्तेमाल कर सकते हैं इन रियल टाइम। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर हमारे पास 2015 फरवरी में हमारे पास येलो V12 आ गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्यूरेसी वगैरह है, तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं, और लेटेंसी। ये जब हमारे पास यूएलओ कोई न्यू एल्गोरिथम आता है तो उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो डेटा सेट है कोको, तो उस डेटा सेट पे उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये जो हमारे पास येलो V11 है, इसके आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सबसे ऊपर है। और अच्छा, अब दूसरी बात, हमारे पास योलो योलो में हमारे पास एक और चीज़ भी बड़ी जो यूज़फुल है, वो इसके जो है हमारे पास वर्जन है। अगर सपोज हमारे पास योलो योलो V8 है, तो उसमें हमारे पास दो तीन वर्जन उसके आते हैं। जिस तरह हमारे पास उसका नैनो वर्जन है, स्मॉल वर्जन है, मीडियम वर्जन है, लार्ज वर्जन है, तो और एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है। तो हमारे पास जो नैनो वर्जन होता है वो कंप्यूटेशनली मींस एफिशिएंट होता है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। जिस तरह आप ऊपर मूव करते हैं, स्मॉल की तरफ जाते हैं, फिर मीडियम की तरफ, फिर लार्ज की, तो आपके पास कंप्यूटेशनली हैवी होता है वो, और हमारे पास वो उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इस वजह से ये कंपनीज वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, योलो का आर्किटेक्चर हमारे पास कुछ सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर ये है। वैसे हर योलो का जो वर्जन है उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास जो मेन आर्किटेक्चर जो है वो ये है हमारे पास। इसमें हमारे पास तीन लेयर्स होते हैं, बैकबोन और नेक, और हमारे पास फिर लास्ट में आउटपुट आता है। इसमें हमारे पास जो बैकबोन है, इसमें हमारे पास नॉर्मल CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क लगा होते हैं, जो हमने पिछले पढ़े भी है। जो हमारे पास सपोज वो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम है, जिस तरह हमारे पास रासनेट है, इमेज इस तरह और एल्गोरिथम है, वो इसके पीछे इस लेयर में हमारे पास यूज होते हैं। इस लेयर में हमारे पास फीचर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इमेज से, और उस वो जो एक्सट्रैक्टेड फीचर है वो हमारे पास नेक्स्ट लेयर को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट लेयर में हम हमारे पास जो भी जितने लेयर से हमारे पास ग्रिड से और वो डेटा आया होता है फीचर्स, तो उसको वो कंबाइन करके नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर करता है। फिर इस लेयर में हमारे पास जो कॉन्फिडेंस स्कोर और हमारे पास जो बॉन्डिंग बॉक्सेस, ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है और आउटपुट हमें दिया जाता है। तो इसका ब्रीफ सा आर्किटेक्चर था। अभी जो हमारे पास आ रहा है वो कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, तो उसको समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है हमारे पास योलो का। अच्छा, इसके जो हमने पढ़े हैं वो एप्लीकेशन, वो पहले भी हमने पढ़े, तो उसको इसमें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं अपने डेमो की तरफ।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने आर्किटेक्चर में दिखाया है, जी अगर कोई किसी का आर्किटेक्ट जी जी। इस आर्किटेक्चर को कितना समझना जरूरी है यूज करने के लिए, कितने लेवल, क्योंकि भी आपने कह दिया एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है तो। अच्छा। अच्छा सर, अगर आपने यूज सिर्फ करना है तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत अगर अपने नॉलेज के लिए अंडरस्टैंड करना चाहे तो वो सही है, लेकिन ज़्यादा ये बहुत कम्प्लेक्स है। मैंने भी इसमें टाइम लगाया लेकिन बहुत कम्प्लेक्स है ये। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये इसके मीन्स अभी रीसेंट ईयर में हमारे पास पिछले ईयर में इसके तकरीबन 4-5 वर्जन आए हैं, तो सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना। तो अगर आप इसको यूज करना चाहे तो आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, तो आप उसको सिर्फ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आगे ट्राई टू यूज करेंगे। जी सर अजीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक टास्क मिला हुआ है जिसमें मैंने कुछ दिनों बाद काम करना है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन उसमें जी। ये है कि जैसे जो ऑफिस के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका हमने फेस डिटेक्ट करके तो अटेंडेंस मार्क करनी है। तो योलो उसमें यूज तो होता है, मगर ये तो जनरल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि वो किसी एक स्पेसिफिक, जैसे कि अब ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनका तो योलो को नहीं पता, तो उसके लिए इसको ट्रेन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, क्या करेंगे? अगर तो अभी आपने आगे इसके बारे में बताना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आगे कोई डिफरेंट टॉपिक है तो मुझे हल्का सा बस गाइड कर दें इसके रिलेटेड। अच्छा, अभी सर आगे हम इसको देखेंगे कि इसको योलो को आप अपने कस्टम डेटा सेट पे किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, तो आगे ये पढ़ेंगे। और ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आप मीन सर्च वगैरह करके तो वो आप उसको यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप योलो को सिर्फ एज अ फॉर फेस डिटेक्शन, फेस जब डिटेक्ट हो जाए तो उस पे आप दूसरा CNN या वो अप्लाई करे, उसके बाद वो फेस भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो मुख्तलिफ अप्रोचेज है आपके। तो मुझे इतना क्लियर नहीं है कि आपका ये चीज़ में येलो कितना बेनिफिशियल होगा। ओके, सो मेनली वो हम फेस डिटेक्ट करने के लिए योलो यूज करेंगे, और किस पर्सन का है उसके लिए डिफरेंट मॉडल लगाएंगे। जी सर, वो फिर रिकॉग्निशन के लिए आप फिर दूसरे तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास डिटेक्ट ही करता है जिस तरह एज पर ऑफ माई नॉलेज। में भी आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप डिटेक्शन के लिए सॉरी रिकॉग्निशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अच्छा, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हमने कस्टम डेटा सेट पे योलो को किस तरह ट्रेन करना होता है। और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि ये एक लाइन ऑफ कोड से आप अपने डेटा सेट पे ट्रेन कर सकते हैं, सिर्फ वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट करके। तो ये हमने जो इनका प्रोवाइडर है अल्ट्रालिटिक्स, ये कंपनी है, तो उसका जो मैनेज करती है वो अल्ट्रालिटिक्स कंपनी है। तो उसके जो लाइब्रेरी है वो हमने इंस्टॉल करनी होती है, तो उसको हम चेंज रन। अच्छा, हमारे पास दूसरी बात यह है कि ये जो योलो है हमारे पास, ये प्री ट्रेन होता है हमारे पास।
पहले से एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास 1000 ऑफ इमेजेस है और अराउंड 80 to 100 क्लासेस है उसमें। कोको डेटा सेट जिसे हम कहते हैं, उस पे इसको ट्रेन किया जाता है। और उसके बाद प्री ट्रेन मॉडल को आप उठाते हैं और अपने डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं। सही है, इसकी समझ आपको आ गई कि हम प्री ट्रेन योलो को उठाते हैं और अपने कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं, क्योंकि उसने प्री ट्रेनिंग में और चीज़ों को समझा होता है कि एजेस वगैरह और सिंपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह को समझा होता है। तो उसके बाद हम अपने डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं उसको, जिस तरह सर अभी ये हम। जी सर। अगर हमने प्री ट्रेन मॉडल उठाया, ऑब्वियसली वो किसी और डाटा पे भी ट्रेन होगा। जब हम अपने डेटा सेट के ऊपर उसको ट्रेन करते हैं तो हम लिमिट कैसे कर सकते हैं उसको कि वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करे जिन पे हमने ट्रेन किया उसको। जी जी सर, आप इस तरह करते, पहले मैं बताऊं आपको, तो आप प्री ट्रेन मॉडल येलो को इंपोर्ट करते हैं, तो और फिर उसी प्री ट्रेन को आप ट्रेन करते हैं अपने डेटा सेट पर। जब आप अपने डेटा सेट पे ट्रेन करते हैं तो वो फिर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ वही बताता है, वो उसका जो प्री ट्रेनिंग वाला है वो उसको के साथ आपका काम नहीं किया, तो वो सिर्फ उसको हेल्प करता है कि येलो को के और चीज़ों को सही तरह आइडेंटिफाई करे। तो वो एट द एंड आपके पास जो आपकी चीज़ें हैं उसको आपको बताएगा कि ये चीज़ हमने डिटेक्ट की है। क्लियर है सर ये? ठीक है। अच्छा, तो अभी हम येलो का जो है प्री ट्रेन मॉडल वो हम इधर इंपोर्ट करते हैं, येलो V8N का जो वेट्स है। वैसे हमारे पास जो मॉडल है उसके जो ट्रेन वेट्स है वो ही हमारे यूज किया होते हैं। तो हम ट्रेन वेट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो इस सेल में हम ट्रेन वेट्स को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, इस सेल में हमने इंपोर्ट किए प्री ट्रेन मॉडल को, और उस पर एक इमेज को हमने और हमने इसको प्री ट्रेन को एक इमेज दी है कि आप इस इमेज में पीपल डिटेक्ट करें। तो ये इसने हमारे पास इसमें डिटेक्ट किया, क्योंकि ये इसमें इसने कहा कि हमारे पास 3% है कॉन्फिडेंस इसका ये है। तो इस एक प्री ट्रेन मॉडल के ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके इस इंपोर्ट करने के बाद हम एक और स्टेप करते हैं, हम अपना डेटा सेट लाते हैं। और डेटा सेट आप अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या फॉर टेस्टिंग आप दूसरी जगह से भी ला सकते हैं। तो एक जो योलो का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का डेटा सेट होते हैं वो मोस्टली हमारे पास जिस तरह केगल है उसमें हमारे पास डेटा सेट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हमारे पास रोबोफ्लो पे होते हैं। तो उसको हम रोबोफ्लो। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास मुख्तलिफ डेटा सेट्स है, तो इसमें हम सर्च कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास आया है फायर का फायर डिटेक्शन, तो इसमें हम सर्च करते हैं और ये मुख्तलिफ फायर के डेटा सेट हमें मिल जाते हैं इसमें। तो इसको आप उठा सकते हैं और वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा इसमें इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना भी कर सकते हैं हम। तो इसमें सपोज एक डेटा सेट को हम ओपन करते हैं और ये हम चाह रहे हैं कि इसको हम अपने ये डेटा सेट पे हम अपना मॉडल ट्रेन करें। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इधर डेटा सेट पे आएंगे और इधर क्लिक करेंगे डाउनलोड द डेटा सेट। तो ये आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह ये डेटा सेट चाहिए। तो आपने कहा कि अ, दो चीज़ें इसमें हमारे पास अभी आती है कि आप इसको एज अ कोड, आपको ये इसका कोड चाहिए जो आप जहाँ पर पेस्ट करें तो वहाँ पर वो डेटा सेट खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा, या आपको जिप फॉर्म में ये डेटा सेट चाहिए। तो हम फॉर नाउ करते हैं कि हमारे पास कोड में आ जाए और हम इसको फिर वहीं डायरेक्टली इंपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम अभी हम करना चाहे तो इसको हम डाउनलोड करेंगे, फिर डाउनलोड करके हम
फिर दोबारा केगल पे सॉरी कोलैब पे अपलोड करेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास ये डेटा सेट डायरेक्टली वहां पर इंपोर्ट हो जाए। तो ये एक फास्ट मेथड है जो हम इसको इस तरह करते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास ये कोड आ गया, ये हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इधर इधर आकर पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने पेस्ट भी किया इससे पहले, सही है। तो इसमें हमने पेस्ट किया। अभी जो हमारे पास जो मेन कोड है वो ये है हमारे पास मॉडल डॉट ट्रेन। इधर हमने मॉडल वगैरह को इंपोर्ट किया है। सॉरी, ये तो हमारे पास ये है। अच्छा, ये हमने इधर इसका जो डेटा सेट है फायर डिटेक्शन का वो हमने इंपोर्ट किया, वो कोड स्निपेट को कॉपी करके। अभी हमने मॉडल को डिफाइन किया है कि हम आप येलो V8N जो नैनो है हमारे पास, उसके आप प्री ट्रेन वेट्स उठाए और उस पर हमारा ये जो कस्टम डेटा सेट है उस पर ट्रेन करें। तो इसमें हमारे पास हमने दो तीन चीज़ें पास करने होते हैं। डेटा, तो इसका हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास अभी ये डेटा डॉट DML फाइल में क्या होता है। ये मेन इसमें होता है कि डेटा के बारे में होता है कि लोकेशन वगैरह होते हैं। तो इसको हम थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारा डेटा हमने इंपोर्ट नहीं किया, सेल को हम रन कर लेते हैं तो हमारे पास इसके आ जाएंगे, ये डेटा हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होता है जो जो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है। फिर हमने इपोक्स देने होते हैं। इपोक्स का मतलब है कि हमारा ये जो डेटा है, सपोज हमारा जो 1000 इमेजेस है, ये इस मॉडल से कितने टाइम गुजरे। सपोज एक दफ़ा हमने गुजारे, एक दफ़ा ट्रेन किया, फिर दूसरी, तो ये हमारे जो इमेजेस ये कितने साइकिल परफॉर्म करे। तो उसको जब एक साइकिल परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक इपोक कहते हैं। जब ज़्यादा करें तो उसको हम उसी तरह हमारे पास आते हैं दो तीन और अप टू सो ऑन। तो इसमें आते हैं दूसरी हमारे पास ये एक पैरामीटर है, ये हम इसमें देते हैं कि हम आपने सब इमेज जो आपको मिले वो उस आपने रिसाइज करना है इस साइज को, और फिर अपने आप को फीड करना है। सही है। मीन्स के जितने भी हम हमारे पास जो डेली लाइफ में इमेजेस होते हैं वो जो उनके तो जो डायमेंशन है वो चेंज होते हैं। तो ये अपने लिए सब इमेजेस को एक सीक्वेंस में, मीन्स एक सपोज 6x140 पिक्सल का सब को कर लेता है। मीन्स जो पिक्चर आए वो उसको 640 पिक्सल में कर देता है और फिर मॉडल को फीड करता है इस तरह। दूसरे हमारे पास इसका ये आ जाता है बैच साइज। बैच साइज हमारा है कि एक गो में हमारे पास कितने इमेजेस वगैरह सिस्टम से मॉडल से गुजरे, जिसमें हम वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने CPU GPU के मुताबिक। तो इसमें हम नंबर भी डाल सकते हैं और ऑटो वगैरह भी हम लिख सकते हैं कि आपने ऑटो अपने GPU के मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये डेटा सेट इंपोर्ट हो गए आई थिंक। तो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेटा सेट इंपोर्ट हो गए। तो इसमें हमारे पास ये YAML फाइल, इसको हमने इसका फाइल पाथ को कॉपी करना होता है इसका। तो इसको हम थोड़ा देख भी लेते हैं इसमें क्या है। तो मीन्स मेटा डेटा, तो इसमें ये क्लासेस है हमारे पास, जितने भी क्लासेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये जहाँ से हमने इंपोर्ट किया है तो ये मेटा डेटा, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं लेकिन चलो रहने देते हैं। और ये हमें मॉडल को पाथ देता है कि आपके जो टेस्ट के इमेजेस है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ट्रेन के यहाँ पर पड़े हुए, और ये आप यहाँ पर पड़े हुए। सेकेंडली, ये जो हमने डेटा सेट इंपोर्ट किए जहाँ से, तो वहाँ पर हमने ये प्री बिल्ड डेटा सेट था।
तो वहाँ पर टेस्ट ट्रेन स्प्लिट पहले से ही हुआ है, तो उन्होंने किया है। तो उसको अगर हम हमारे अपना डेटा सेट है तो उस हम फिर इसको इधर सेपरेट करके फिर जब उधर इंपोर्ट होता है तो वो इसी सीक्वेंस में ही होता है। नॉर्म और जो हमारे पास होते हैं जो हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें ऑन द स्पॉट हम करते हैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, लेकिन इसमें इस तरह नहीं करना होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ बस फोल्डर को आप चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास देख ले कि टेक्स्ट में हमारे पास इमेजेस, सेपरेट इमेजेस और लेबल्स है, और ट्रेन में हमारे पास सेपरेट इमेजेस और लेबल्स है हमारे पास। तो ये हम अभी ये ये हम इस तरह जो हमारा इसको हम कॉपी पास करते हैं और इसको हम इधर फिर पास कर देते हैं। जिस तरह ये हम मैंने पास भी किया दोबारा, तो इसलिए मैंने पास किए और फिर सिंपली इस सेल को हम रन करते हैं। तो अभी ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा रेडी। तो अभी ये अच्छा, ये अभी असल ट्रेनिंग हमारे पास स्टार्ट हो गई कि एक इपोक हमारे पास हो रहा है। ये बहुत स्मॉल डेटा सेट है, तो ये हमारे पास इसमें तकरीबन 140 इमेजेस है, तो जीपीयू पर ये बहुत फास्ट हो रहा है। लेकिन इसको नॉर्मल हमने अगर सही तरह ट्रेन करना हो तो हमें इमेजेस भी ज़्यादा चाहिए, और हमें जो मॉडल सॉरी ईपॉक्स है वो भी हमें ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इससे हमारे पास ट्रेन हो जाता है, वो सही तरह के काम वाला ट्रेन हो जाए। अभी हमने 2 ईपॉक पर ट्रेन किया है, लेकिन ये यूज़फुल नहीं है। ये वैसे आपको लोगों को बताने के लिए हमने ट्रेन किया है फॉर स्मॉल ईपॉक्स। तो इसमें ये हमारे पास ये ये ट्रेनिंग है। अच्छा, तो ये हमारे पास जब ट्रेन हो जाए तो ये हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास इसी फोल्डर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम जाकर इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास अच्छा, जब ये हो जाता है तो आपके पास ये रन जिस तरह ये है, तो ये रन आपके पास एक फोल्डर बन जाता है जिसमें आप जाकर डिटेक्ट और ये ट्रेन, ये आपका सारा यूजफुल डेटा है। इसमें हमारे पास F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो हमारे ट्रेन वेट्स है वो सब इसमें आ जाते हैं। जो सब रिजल्ट है इसमें आ जाते हैं हमारे पास। तो इसको हम सपोज एक F1 प्रिसीजन रिकॉल इस कर्व को देख लेते हैं। तो ये सब डेटा आपके पास आ जाए तो उसको फिर आप डाउनलोड करके फिर आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके जो मॉडल क्या जो रिजल्ट्स है, तो आप इसको फिर अपने साथ सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो असल चीज़ है जिसको आप अपने ऐप में या अपने लिए इस्तेमाल करोगे वो है हमारे पास वेट्स है। इसमें हमारे पास 2 वेट्स आते हैं हर दफ़ा जब आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल रन करते हैं, तो आपके पास 2 वेट्स आते हैं। एक होता है बेस्ट और एक होता है लास्ट। बेस्ट वो है कि हमारे पास मॉडल ट्रेन होता है, उसमें कभी वो उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, कभी बुरी, तो वो चलता है। तो बेस्ट तो हमारे पास वो है कि जिस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम एक्यूरेसी या मैक्सिमम जो उसका एफिशिएंसी एक्यूरेसी आ रही है, तो उसी पॉइंट पे आपने इस वेट्स को स्टोर करना है, वो हमारे पास बेस्ट में आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास वो आ जाते हैं जो लास्ट इपॉक में हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई है, जो हमारे पास जो एक्यूरेसी आई, तो वो लास्ट में हमारे पास वो वेट्स होते हैं। तो इसकी समझ आई आप लोगों को? तो हम आगे मूव करें। अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
जी। ये मुझे ये दोबारा बता दें कि वेट्स क्या है इसमें एक्चुअली। अच्छा, वेट्स हमारे पास वो ट्रेन मॉडल हमारे पास है, जो हमने ट्रेन किया अपने डेटा पर, तो वो हमारे पास, उसको हम वेट्स कहते हैं। तो वो हमारे पास ट्रेन वेट्स उसको हम कहते हैं। तो वो हमारे काम का चीज़ वही है, मीन्स के इसको हम यूज करके अपना जो रियल टाइम डिटेक्शन वगैरह है इस पर अभी हम कर सकते हैं उसको। सही है, ऑलराइट मीन्स। सर। जी, अगर हमारा जो फाइनल ऐप होगा तो उसमें हम सिर्फ ये फाइल यूज करेंगे, तो हमारा सब डिटेक्शन और वो होगा, और बॉन्डिंग बॉक्स, फिर वो सब कुछ आप मीन, जिस तरह आप सपोज अपने एपीआई कॉल किया होता है, किया होगा। एपीआई जब आप कॉल करते हैं तो आपके पास एक जेसन फाइल आ जाता है, डेटा। तो इसमें भी इस तरह होता है, जब आप इस मॉडल को इमेज दे देते हैं तो ये आपको एक जेसन की तरह एक फाइल रिस्पॉन्स दे देता है। तो फिर उसी रिस्पॉन्स को आप यूज करके उस इमेज में पे बॉन्डिंग बॉक्सेस और जो सब चीजें आपको ये बता देते हैं, तो उसको फिर आप कोड लिखकर उसको फिर आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं सही तरह अपने इमेज पर। तो ये सबसे यूजफुल चीज है हमारे पास, वेट्स। ओके सर, थैंक यू। जी। तो अभी हमने ये दो इपॉक्स पे रन किए। अच्छा, अभी हम चेक कर रहे हैं कि एक इमेज हमने दिया है इसको, एक इमेज हम अपलोड करते हैं। अच्छा, ये इमेज हमने अपलोड किया। अभी इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं आएगी या डिटेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि दो ही बॉक्स बिल्कुल कम, बहुत कम है हमारे पास। तो चलो हम फिर भी ट्राई करते। जो हमारे अपने वेट्स हैं, ये देख ले आप, मैं ट्रेन वेट्स को उठा रहा हूँ और फिर उसको अपना जो टेस्ट करने के लिए एक इमेज देता हूँ। अच्छा, इसने फिर भी हमारे पास फायर को डिटेक्ट किया है। अ, दो जगह फायर को डिटेक्ट किया है इस इमेज में हमारे पास। अच्छा, इसमें फायर दो ही पोक से ही इसने डिटेक्ट किया कि हमारे पास फायर है। एक इंस्टेंस में इसने कहा कि हमारे पास 50 कॉन्फिडेंस है, दूसरी जगह पर इसने कहा कि हमारे पास 28% कॉन्फिडेंस है मेरा कि ये फायर है। तो तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती है। तो ये हमारे पास डिटेक्शन था, और सेगमेंटेशन भी में भी हमारे पास इसी तरह ही होता है, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में हमारे पास क्या होता है, वही प्रोसीजर होता है। इसको भी हम स्टॉप कर लेते हैं। अभी तक अगर इसमें किसी क्वेश्चन है तो हम वो आंसर कर लेते हैं। अच्छा, हम मूव ऑन करते हैं। इस सेशन को हम थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, ये जब सेशन आपका ये खत्म हो गए तो अभी आपका जो भी चीजें थे वो आपके खत्म हो गए। वो आपका जो ट्रेनिंग था वो सब कुछ। तो आपको सेशन खत्म होने से पहले आपने इस चीज को डाउनलोड करना होता है। कोलैब में इस तरह होते हैं हमारे पास कि आपको 3 घंटे जीपीयू मिलता है। जब 3 घंटे फिनिश हो जाए तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। जो आपका जो भी आपने काम किया होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो आपने ये भी कैलकुलेट करना होता है कि मेरा जो मॉडल है, ये ट्रेनिंग, ये कितना टाइम लेगा। तो उसके मुताबिक आप फिर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने पीसी पे तो हम ट्रेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कंप्यूटेशनल हेवी टास्क है हमारे पास। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज को ही यूज करके हमने इसमें ट्रेनिंग करना होता है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना होता है।
बाद वक़्त ये आपका एंड पर आपका लास्ट ईपोक चल रहा होता है और आपका ये क्रैश हो जाता है, तो इसका आपने ख्याल रखना होता है। दूसरी बात इसमें मैं ऐड करूं कि आपके पास केगल भी में भी ये ट्रेनिंग हो सकती है, और केगल आपको तकरीबन 12 आवर्स तक कंटिन्यूस जीपीयू देती है, जो बहुत ज़्यादा है, और आप उसमें बहुत मतलब काम कर सकते हैं। तो आप अगर आपका डेटा सेट बड़ा है या और आपके ने ईपॉक ज़्यादा चलाने हैं तो वो आप उसमें कर सकते हैं, केगल में भी कर सकते हैं। तो अच्छा, ये हमने उसी तरह ही इसको कनेक्ट। अच्छा, इसमें और उसमें सिर्फ यही फर्क है हमारे पास कि आपने जो डेटा सेट है वो अपना जो उसी के मुताबिक यूज करना है। जिस तरह डिटेक्शन के लिए आप डिटेक्शन वाला डेटा सेट यूज करेंगे, और सेगमेंटेशन के लिए आप सेगमेंटेशन वाला डेटा सेट यूज करेंगे, बाकी वही चीज है हमारे पास। और दूसरी बात, आपने जो वेट इंपोर्ट करने हैं वो हमारे पास सेगमेंटेशन के वेट्स को इंपोर्ट करना है। तो फिर दोनों चीजें हमारे पास सेम ही ट्रेन होते हैं और सेम ही प्रोसेस पे काम करती है। तो आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अगर क्लियर है तो हम आगे मूव करें। ठीक है, तो ये हमारे पास था, सेम प्रोसीजर है इसका हमारे पास। अभी दूसरी एक बात, सपोज अगर आपके पास अपने इमेजेस है और आप कह रहे हैं कि मैं इसको इनवोटेट करूं और अपना एक डेटा सेट बनाऊं और फिर उस पे मॉडल ट्रेन करूं, तो फिर आप उसको दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। कि हमारे पास इनवोटेशन इनवोटेशन वो होता है हमारा जो, जब हम कोई किसी इमेज में, सपोज हमारे पास एक, अच्छा, ये हमारे पास इमेज है। इनविटेशन वो होता है कि इसमें हम बताए कि हमारे पास वो चीज़ कहाँ पर है और उसको एक बाउंडिंग बॉक्स उससे बनाई है। तो ये हमारे पास इनविटेशन जैसा, सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फायर है, तो ये इसको इनविटेशन कहते हैं। तो इसको करने के लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास रोबोफ्लो, ये इजी है और आपको मीन्स के कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने होते और ये आपका काम आसानी से कर सकता है। और दूसरा, ये इसमें आप दूसरों बंदे को भी अपने डेटा सेट देकर वो भी आपके डेटा सेट पे एक कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास गिट हब है उस पे हम काम करते हैं कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली, तो इसमें भी हम काम कर सकते हैं इस तरह। तो सपोज मैं एक जा रहा हूँ वो roboflow.com पे मैं। अच्छा, तो आप इधर न्यू प्रोजेक्ट पे आकर आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? जी सर, ये आप बेसिकली डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए रोबोफ्लो यूज कर रहे हैं। जी सर, पहले हमने जो किया है वो हमने डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए किए। जो उसमें पे प्री बिल्ड डेटा सेट्स हैं तो उसको हमने इंपोर्ट किए। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास रॉ इमेजेस है, सपोज हमारे पास 1000 इमेजेस है
और उसमें सपोज हमने एक कंपनी है, उसके कुछ बॉटल्स है वो डिटेक्ट करने हैं, तो वो हमारे पास 1000 इमेजेस है, तो उसको एनोटेट करने के लिए जिस तरह ये है हमारे पास, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास कार है, तो मशीन को ये बताना होता है मॉडल को। तो उससे पहले हम जो 1000 इमेजेस है इस पे हम अपने हाथ से उस बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं कि सपोज ये पिक्चर है और इसमें हमारे पास ये बोतल है, ये चीज है। तो इस तरह आप बताते हैं। तो उस टूल्स को के जिस तरह एनोटेशन के लिए हम ये फिर रोबोफ्लो को यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है आपको सर अभी? तो अभी हम करने वाले हैं वही टास्क। जी सर, क्लियर है। और एक और क्वेश्चन फॉलो अप यहाँ पे है कि रोबो फ्लो के अंदर हम लोग डेटा सेट को डिवाइड भी कर सकते हैं टेस्ट ट्रेन वैलिड में, मतलब उस जी फॉर्म में सर। ले आए जिस फॉर्म में हमारा मॉडल एक्सेप्ट करता है एक डेटा सेट एग्जैक्टली, को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी सर, अभी इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा तो वो मैं वहां पर आपको बता देता हूँ। जी सर, इलियास आपका कोई क्वेश्चन था? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। यही एनोटेशंस के हवाले से था कि बाउंडिंग बॉक्स जो है उसको किसी फोटो पे, इमेज पे अप्लाई करना और वीडियो पे अप्लाई करना, ये मेरे ख्याल में भी नेक्स्ट आएगा, शायद आप बताएंगे इसको के बारे जी में। सर। जी। जी सर, अभी वही हम ये। जी जी। वही अप्लाई करने का इसका तरीका जो है, अभी अगर अच्छा। फॉर एग्जांपल एक इमेज है जो हमारे सामने, ये रोड का आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कार्स हैं, तो हर एक को एनोटेट करना यानी उसको बाउंडिंग बॉक्स देना है, ये तो काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। अगर हमारे पास डेटा सेट जो है, अगर मिनिमम 140 इमेजेस हैं, तो 140 इमेज, और हर इमेज के अंदर अगर 100 गाड़ियां हैं, या 100 नहीं, 20 कार्स भी हों, तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, और उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। तो ये हमारे पास इसी तरह ही होते, उसमें टाइम स्पेंड होता है, बहुत सा टाइम हमारे पास स्पेंड होता है, और ये हमें मैन्युअली करना होता है। लेकिन ये जो रोबो फ्लो है हमारे पास, इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि आपने जो डेटा सेट अपलोड किया है, आप थोड़ा बहुत उसको खुद कर लेते हैं, और ये फिर आपको सजेस्ट करता है कि ये चीज़ है आपके पास। सपोज आपके पास जिस तरह हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, इसमें इस तरह होते हैं। सपोज हमारे पास 100 इमेजेस है, उसमें हम 10 को कर लेते हैं, और 10 का फिर ये हमें सजेशन देगा कि ये इसमें हमारे पास ये कार है, ये है। लेकिन ये चीज, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये फिर इस चीज का आपको चार्ज करेगी। तो ये अपना जो डीप लर्निंग या जो अपना एआई को इस्तेमाल करके आपको सजेशन देगा कि आपका ये भी बाउंडिंग बॉक्स बन रहे कि ये भी यहाँ पर भी कार है आपके पास। तो और अगर आप फ्री करना चाहे तो आप इसको लोग चीप लेबर से और इसको खुद करते हैं। तो ये चीज़ है हमारे पास, डेटा सेट को बनाना ये बहुत हमारे पास एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एक मुश्किल काम है हमारे पास। तो ये पूछने का मकसद ये था कि इसमें मैनुअली ही एक रास्ता है, मैनुअली के अलावा और कोई रास्ता नहीं? सर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैनुअल रास्ता भी है, और हमारे पास ये प्लेटफॉर्म भी हमें इजीनेस क्रिएट करते हैं हमारे लिए वो कि प्लेटफॉर्म भी तो मैनुअली उसको करेगी, या वो फिर नो एआई को नो यूज कर? सर, एआई को वो यूज करेगी। और वो अच्छा। आपको, जब आप एनोटेशन करके, तो वो आपको फिर सजेस्ट करेगा कि सपोज ये कार है, ये मैंने एनोटेट किया, आप इसको अप्रूव करते हैं कि नहीं। तो इस तरह आपके पास होता है, क्योंकि वो एआई तो हमारे पास गलत चीज़ों को भी कर सकता है। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ आता है। तो वो एआई हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते? वो अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे उसको? सर, तो वो बहुत मुश्किल, वो एआई तो क्रिएट करने के लिए हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। तो अच्छा। जी सर। और ये हमारे पास कस्टम चीज़ों के लिए की जाती है, जिस तरह हमारे पास अगर आपके पास एक स्पेसिफिक कंपनी का एक प्रोजेक्ट है कि वो उसका एक स्पेसिफिक चीज़ है। सपोज एक हमारे पास एक जो असेंबली लाइन है उस पे बॉटल्स जा रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल अगर हम ले ले, बॉटल जा रहे हैं, अगर कुछ फिल है
और कुछ जो नई फिल है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये एक हमारा कस्टम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कस्टम डेटा सेट फिर बनाते हैं इस तरह। ठीक सर। जी। तो इसमें हमने एक टेस्ट डेटा सेट को बनाने की कोशिश की है, तो हम टेस्ट डेटा सेट इसको नाम देते हैं। इसमें हम फॉर टाइम बीइंग इसमें हम ले लेते हैं पर्सन। पर्सन और इस एक हमने क्लास ले लिया फॉर नाउ, तो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अभी मैं इसमें इमेजेस अपलोड करता हूँ। मैं इसमें इमेज अच्छा, ये 4 इमेजेस मैंने कर लिए, तो इसको हम अभी एनोटेट करेंगे। अभी ये देख ले कि लेबल बाय माई सेल्फ, लेबल विद टीम, ऑटो लेबल इंटायर पेज, हायर अ लेबलर लेबर के। इसमें आप अभी कर सकते हैं कि मैंने खुद लेबल करना है, और आपने टीम में सॉरी लेबल करना है, और हमारा जो सिस्टम है वो आपके लिए खुद करे, तो ये चीज़ें हमारे पास है। या आपने लेबल के लिए आप पर्सन हायर करना है, तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती है। तो इनोटेट इमेजेस इसमें हमारे पास ये लेबल बाय सेल्फ। अच्छा, ये अभी हमारे पास ये ट्रेन में आ गए, ये सब इमेजेस ट्रेन में, तो इसको हम पहले हम थोड़ा एनोटेट करते लेते हैं। ये डेटा सेट बहुत थोड़ा है, तो इसलिए हमारे पास ये सब इसमें ट्रेनिंग में आ गए। जब ज़्यादा होते हैं तो ये हमारे पास खुद भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने कितने परसेंट ट्रेन में लेना है या कितने परसेंट टेस्ट में। तो इसमें भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास सपोज हम इसको पर्सन से, और ये हमारे पास अभी ये इजी, ये अभी हमारे पास अभी ये सपोज अगर मैं कहता हूँ किसी और लाइफ को, मैं कहता हूँ सपोज पोल, एक हमारे पास पोल है सपोज। तो ये इस तरह हम इसको इनोटेट कर सकते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं कि एक पर्सन, ये डिलीट करना है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, तो अभी हम डिलीट करना चाह रहे हैं इसको। हाँ, तो ये हम अच्छा, ये भी हमें सरल थी तो हम डिलीट कर रहे थे। ये लेयर, सॉरी। लास्ट हमारे, अच्छा ये, तो ये एंटर हमने कर लिए इसको। अच्छा, ये भी हमें पूछ रहे कि इमेजेस आप किस तरह कर सकते हैं, टेस्ट सेट में या वैलिडेशन या ट्रेनिंग किस सेट में आप डालना चाह रहे हैं। तो ये तो हमारे पास 4 ही इमेजेस है, तो हम इसको ट्रेनिंग सेट में ही डाल देते हैं। तो अभी ये हमारे पास है डेटा सेट। तो ये डेटा सेट, तो फिर आप इसको इसको इसमें हमारे पास
रोबोफ्लो के अपने मॉडल्स भी होते हैं, उसमें भी आप उसको ट्रेन कर सकते हो, उस डेटा सेट को आप मीन्स के यूज भी कर सकते हैं कहीं और। तो मैं कस्टम ट्रेन, इसमें फिर आप ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट भी कर सकते हैं, और प्री प्रोसेसिंग वगैरह जो रिसाइजिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास अगमेंटेशन, डेटा अगमेंटेशन, वो भी आपने सुना होगा। तो उसमें हमारे पास वो डेटा को हम इमेजेस को रोटेट करते हैं या फ्लिप करते हैं अपना डेटा को इंक्रीज करने के लिए, तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास इधर। तो उसको भी आप इसमें से कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ब्लर करना चाहे तो आपके इमेजेस या डेटा इससे इंक्रीज होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, ये मैनुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो आपने सब कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो इसमें हमारे लिए आसान है। तो इसमें हमारे पास ये, सपोज मैं इसका नेम देता हूँ, वन डेटा सेट। अच्छा, ये हमारे पास इसका फर्स्ट वर्जन क्रिएट हो गया। अभी इसको हम इसका और एक और वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमने कोई चेंजेस किए, जिस तरह हमारे पास गिटहब पे हमारा जो चीज़ मॉनिटर किया जाता है कि आपने कमिट किया है, इससे पहले आपका कोड किस तरह था, वो चीज़ आप अपना सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी ये चीज़ है हमारे पास कि डेटा सेट के मुख्तलिफ वर्जन आप बना सकते हैं, कि एक आप एक एगमेंटेशन का बनाए, एक टिल्ट का बनाए, एक में आप अपसाइड डाउन, ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये लास्ट में जब आप के पास ये डेटा सेट क्रिएट हो जाता है, तो आप इसको इनका भी मॉडल वगैरह इस पे ट्रेन कर सकते हो, और इसको इसको अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले किए। सेलेक्ट फॉर्मेट, तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट में आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये तो ये है हमारे पास। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो ये क्लियर है आप लोगों को? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम ले सकते हैं। और जी सर, क्लियर है। काफी अच्छा समझाया आपने इसमें। थैंक यू। अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। तो जी, सर, अगर जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर या कंप्यूटर विजन के अंदर और हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग के ऊपर और क्या क्या चीजें पढ़ें तो हमें कंप्यूटर विजन का ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा सर, पहले तो आप थोड़ा डीप लर्निंग को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि डीप लर्निंग क्या चीज़ है। उसके बाद जो डीप लर्निंग जो स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम पे जो पिछले हमारे पास जिस तरह वो इमेज नेट है और राजनेट है, इस तरह जो भी है उसको थोड़ा आप अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद यही थोड़ा पाथ है आपके पास। राइट, वो जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं आप उनकी बात करें जी जो इनकी जी बैकबोन पे हैं। जी, इसके ही बैक बैक पे ही वही मॉडल वगैरह चलते हैं, लेकिन वो उसको थोड़ा मींस स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करते हैं, या कोई मींस इसमें कोई और एडिशन वगैरह करके, तो हमारे पास यही इस तरह न्यू एल्गोरिथम बन जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ है हमारे पास। राइट, जी सर। ठीक हो गया। सर इलियास, आपका कोई क्वेश्चन? मेरी आवाज़ आ रही सर? जी सर। मेरा क्वेश्चन जो है वो डेटा ऑगमेंटेशन के हवाले से था। इसमें जो डेटा सेट को हम एनोटेशन उसकी करते हैं, उसके बाद जब ऑगमेंटेशन अप्लाई करते हैं तो उससे जो अ, हमारे बाउंडिंग बॉक्सेस हैं उसकी ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं आता?
नो सर, आई थिंक इसमें हमारे पास फर्क नहीं आता। ये मैनुअल का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास नहीं आता रोबो फ्लो में करने से। अच्छा, मैनुअली अगर खुद करेंगे उसमें फिर आ जाता है इसको? उसका सर उसका मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें भी शायद नहीं आएगा, लेकिन उसका कंफर्म नहीं है। अच्छा। और अगर इसकी एक जो इमेजेस हैं उनकी तो हर एक की अपनी एक स्पेक्स होती है ना सर, पिक्सल्स की। तो जी उसमें भी ऑगमेंटेशन हम अप्लाई करते हैं तो उससे फिर ये जो बॉक्सेस हैं उसकी ओरिएंटेशन में फिर फर्क नहीं आता? अगर नो हम सर, उसको उसमें फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं या इसको छोटा बड़ा करेंगे तो साथ साथ जो है वो बॉक्सेस भी छोटी बड़ी होंगे, उसके साइज भी चेंज होगा? सही सही है सर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपोज अगर आप देख ले, एक टेबल पे अगर एक चीज पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको जितना भी रोटेट करें वो वही जगह पर पड़ा है, तो इसलिए उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके जो लेबल फाइल में सेव होते हैं, तो वो उसी के ही में आ जाते हैं। सही सर, कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते? जी अगर हम जी उसको जूम करते हैं, छोटा बड़ा करेंगे तो जी उससे भी बॉक्सेस में चेंज नहीं आएगी? जी सर, क्योंकि हम जब हमारे पास जो रियल लाइफ डेटा होते हैं, वो तो छोटे बड़े इमेजेस होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं, लेकिन जब हम मॉडल को फिट करते हैं तो वो मॉडल खुद अपने लिए वो उसको छोटा कर या खुद अपने लिए एक साइज में ले आते हैं और फिर मॉडल को फीड कर देता है। तो ये चीज़ें, इससे कुछ नहीं होता हमारे पास, वो बॉन्डिंग बॉक्स डिस्टर्ब नहीं होते। सही। जी थैंक यू, थैंक यू। got it। तो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर कर लेते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड आवर सेशन। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कहीं फिर और वर्कशॉप में मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, काफी काफी अंडरस्टैंडिंग मिली इसमें, काफी चीजों का आइडिया हुआ। थैंक यू।